नमस्कार भावी शिक्षकों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 2019 में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस की। ठीक है, देखिए इससे पहले वाली वीडियोस में हमने 2015, 16, 17 और 18 में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में बात कर ली है। आज की ये वीडियो 2019 में आए हुए क्वेश्चंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुविमीय बुद्धि की अवधारणा किसने दी थी? बहुविमीय बुद्धि की अवधारणा जो थी वो किसने दी थी? ठीक है, गोलमैन ने दी थी, स्पीयरमैन ने दी थी, जॉन मेयर ने दी थी या डी गार्डनर ने दी थी? देखिए बहुविमीय जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसके जो प्रतिपादक हैं या फिर जो अवधारणा जिसने दी थी वो थे हावर्ड गार्डनर। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। कब दिया था? 1983 में। गार्डनर कहते हैं कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुप्रकारीय होता है। ठीक है, क्या कहते हैं कि एकाकी ना होकर बहुप्रकारीय होता है, और इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में वर्णन किया है, जिसमें से पहला होता है वैयक्तिक परबुद्धि, दूसरा है वैयक्तिक स्वबुद्धि, तीसरा है संगीत बुद्धि, चौथा है शरीर गति की बुद्धि, पांचवें नंबर पर आता है स्थानिक, छठे नंबर पर आता है तार्किक गणितीय बुद्धि, सातवें नंबर पर भाषाई बुद्धि और आठवें नंबर पर आता है प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, तो इन 8 तरीके की बुद्धियों का जो वर्णन किया है वो किसने किया है बेटा? हावर्ड गार्डनर ने किया है। कब किया था? 1983 में किया था। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे ताकि इनसे बनने वाले क्वेश्चंस को भी हम एलिमिनेट कर सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। डिसलेक्सिया में किस कार्य में कठिनाई होती है? देखिए इस जो पेपर होता है यूपी टेट का, उसमें एक क्वेश्चन जो है वो बीमारियों से जरूर पूछा जाता है। तो डिसलेक्सिया क्या होती है बेटा? बच्चों में होने वाली एक तरह की बीमारी है। तो इस बीमारी में क्या कठिनाई सामने आती है? पढ़ने या वर्तनी में, व्यक्त करने में, खड़े होने में या फिर बोलने में? ठीक है, देखिए डिसलेक्सिया क्या होता है बेटा? यह एक अधिगम विकार है। ठीक है, क्या है? अधिगम अक्षमता विकार इसको बोला जाता है। ठीक है, अधिगम अक्षमता विकार। ठीक, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें आता है वर्णमाला से संबंधित अधिगम विकार देखने को मिलता है। और क्या होता है बेटा? अक्षरों व ध्वनियों में विकार देखने को मिलता है। अक्षरों व ध्वनियों को, इसमें क्या होता है? बच्चा जो है वो या तो अक्षरों को नहीं समझ पाएगा या ध्वनियों को समझ नहीं पाएगा। वर्णमाला से संबंधित कठिनाई उसको होगी देखने में और समझने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन ए, पढ़ने या वर्तनी संबंधी जो विकार है उसका नाम है डिसलेक्सिया। ठीक है, क्या नाम है? डिसलेक्सिया। बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से समावेशी कक्षा में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है? देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। नहीं लिखा हुआ है मतलब 3 जो है वो होंगे और चौथा जो ऑप्शन होगा वो नहीं होगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन कहता है बच्चे की आवश्यकता के अनुसार बैठने की व्यवस्था करना। यह समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है? हाँ बिल्कुल है, ये तो इन भूमिका में शामिल है। शिक्षक को दिव्यांग बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। ये एक निगेटिव सेंटेंस है और शायद ये आंसर भी हो सकता है, लेकिन अभी हम आगे के ऑप्शंस पढ़ेंगे। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक को सीखने में अक्षम बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए, ये भी इसकी भूमिका है। तो हमने देखिए जो आंसर एलिमिनेट किया है वो है ऑप्शन बी, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करना भी बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी होंगे जो पढ़े हुए नहीं होंगे, तो आपको उनको एलिमिनेट करके राइट आंसर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को हतोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, रोक देना चाहिए या अनुमति नहीं देना चाहिए? देखिए इसमें भी आपको नेगेटिव जो है वो पुनर्बलन जो है उसको कम करना है या एलिमिनेट करना है। तो हतोत्साहित एक नेगेटिव है, प्रोत्साहित करना चाहिए, भाई उसको मोटिवेट कर रहा है, तो ये तो पॉजिटिव में आता है।
रोक देना चाहिए, नेगेटिव है जो कि गलत है। अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी एक नेगेटिव ऑप्शन है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, प्रोत्साहित करना चाहिए। बात समझ में आ गई? क्योंकि पूछने के लिए ना इसलिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। ठीक है, बहुत जरूरी टॉपिक है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? ठीक, शारीरिक विकास से संबंधित है, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, या फिर नैतिक विकास से? देखिए, बच्चे की जो वृद्धि है वो मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित है। समझ में आ गया? ऐसा क्यों है? क्योंकि कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि क्या कहलाती है बेटा? अभिवृद्धि या वृद्धि कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अभिवृद्धि या फिर वृद्धि कहलाती है क्या? कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शारीरिक विकास। ठीक है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मानव विकास का प्रारंभ होता है कब से? ठीक है, देखिए, मानव विकास का जो प्रारंभ होता है बेटा वो स्टार्ट हो जाता है गर्भावस्था से ही। ठीक है, किससे? गर्भावस्था से ही जो है वो विकास प्रारंभ हो जाता है। और फिर जन्म के उपरांत क्या होता है बेटा? जन्म के उपरांत आपको पता होगा, आपने अवस्थाएं पढ़ रखी होंगी। ठीक है, क्या होता है? पहला आता है शैशवावस्था। सेकंड नंबर पर आता है बेटा बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, और लास्ट में आता है बेटा प्रौढ़ावस्था। क्या आता है? प्रौढ़ावस्था। बात समझ में आ गई? ये चार जन्म के बाद होने वाले विकास हैं, और जो स्टार्टिंग हो जाती है वो गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाती है। इसलिए सिक्स्थ का राइट आंसर भी ऑप्शन ए गर्भावस्था हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? विकास जो है वो कॉन्टिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया बेटा जीवन पर्यंत चलती है। ठीक, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है? गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो पुस्तकों में से भी आएगा, तो आपको पुस्तकें, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहे हैं कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी है? तो ईएल थॉर्नडाइक की है, बीएफ स्किनर की है, आर एम गैने की है, या आईपी पावलव की है? तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग बेटा जो है वो आर एम गैने की है। बाकी जो ये तीन बचे हैं इन्होंने भी बुक्स लिखी हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। देखिए, आर एम गैने क्या कहते हैं कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। थॉर्नडाइक ने क्या लिखा है? एनिमल इंटेलिजेंस द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। स्किनर की जो बुक है वो है द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, और आईपी पावलव की है वो है कंडीशंस रिफ्लेक्सेस पर लेक्चर्स ऑफ कंडीशंस। ठीक, क्या नाम है इनकी बुक का? कंडीशंस रिफ्लेक्सेस व लेक्चर्स ऑफ कंडीशंस। बात समझ में आ गई? देखिए, ऑप्शन तो हम पढ़ेंगे ही, क्वेश्चन जो पूछा गया है वो तो हम करेंगे ही, पर साथ में हम अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे ताकि हमारा जो नॉलेज का लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो सके और हम क्वेश्चंस को आसानी से एलिमिनेट करके नंबर गेन कर सकें। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? देखिए, कथन में से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के पेपर में। ठीक है, तो आपको भी रेडी रहना है कि हमें ये सारी चीजें पता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है बेटा? तो यह कथन अगर हम बात करें, किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव और तूफान के बारे में हॉल ने बात करी है, यानी स्टेनली हॉल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, ये स्टेनले हॉल ने कहा था। आइए इसको भी थोड़ा ब्रीफ से समझते हैं। स्टेनले हॉल ने कहा था बेटा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान एवं विरोध की अवस्था है। ठीक है, फिर ऑप्शन में हमारे जर्शील्ड भी थे, तो जर्शील्ड क्या कहते हैं? जर्शील्ड का महत्वपूर्ण कथन क्या है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ठीक है, ये जर्शील्ड का कथन है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन क्या क्या कथन है या क्या मानना है? किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है। ठीक है, देखिए, कुछ कीवर्ड्स आपको फाइंड आउट कर लेने हैं जिससे सेंटेंस को आप आसानी से पहचान सकें।
ठीक है। ब्लेयर के बारे में अगर बात करेंगे, सिम्पसन के बारे में बात करेंगे, तो कहते हैं बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। कौन? किशोरावस्था। बात समझ में आ गई? ये सिम्पसन एवं ब्लेयर जोन्स के बारे में है। क्रो एंड क्रो का कथन क्या कहता है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, क्रो एंड क्रो के अनुसार। ठीक है। देखिए हमने पिछले जो भी जर्सील्ड के अनुसार हो गया, सिम्पसन के अनुसार हो गया, क्रो एंड क्रो के अनुसार भी हो गया, तो हमने सारे ऑप्शन डिस्कस कर लिए। ठीक है। आप भी अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो इसको राइट डाउन कर लीजिए एंड लर्न इट। ठीक है, फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण का कुल समय कितना होता है? सूक्ष्म शिक्षण की बात कर रहे हैं, माइक्रो टीचिंग। ठीक है, आप सभी को पता है कि माइक्रो टीचिंग में जो टोटल टाइम जो दिया जाता है वो 36 मिनट का होता है। बस इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। पहले नंबर पर आता है, आपने सारा चक्र पढ़ा हुआ है ना, पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, फिर शिक्षण करते हैं, फिर हम फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि लेते हैं। उसके बाद पुनः पाठ, जैसे मान लीजिए बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया तो हमने दोबारा पाठ्य योजना का निर्माण किया, दोबारा शिक्षण किया और दोबारा फीडबैक उनसे लिया। तो ये 6 तरीके हैं और सभी को कितने मिनट दिए गए हैं? 6-6 मिनट सभी को क्लासिफाई किए गए हैं। ठीक है। तो अब टोटल मिला करके कितने मिनट हो जाते हैं बेटा? 36 मिनट्स हो जाते हैं। तो राइट आंसर हमारे पिछले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 36 मिनट्स। ओके। चलिए 2018 में अगर हम बात करें तो उसने पूछा था सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या है या पहला चरण क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ पर टोटल टाइम पूछ लिया तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा इससे। ठीक है, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अधिगम का पठार अधिगम प्रक्रिया की वह अवस्था है जिसमें प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं होता। क्या कह रहा है कि अधिगम का पठार अधिगम प्रक्रिया की वह अवस्था है जिसमें प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं होता है। यह कथन किसका है? कथन का यह दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कथन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी टेट के लिहाजे से अगर देखा जाए। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, रॉस कहते हैं कि अधिगम का पठार अधिगम प्रक्रिया की वह अवस्था है जिसमें प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं होता है। बात समझ में आ गई? इसमें अच्छा, गेट्स एवं अन्य का भी एक कथन है, किसको लेकर के? अधिगम के पठार को लेकर के। और ये क्या कहते हैं कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, क्या चीज होता है बेटा? अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति, गति और उन्नति, ठीक, को उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन, प्रदर्शन है। ठीक है। अधिगम का पठार को लेकर के गेट्स एवं अन्य का भी एक कथन है, क्या कि वो क्या कहते हैं कि सीखने का वक्र क्या कहता है कि अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन है। ठीक, ये किसका है बेटा? गेट्स एवं अन्य का कथन है। तो इससे रिलेटेड एक और कथन आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यदि शिक्षक कक्षा में किसी समस्यात्मक बालक को पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, समस्यात्मक बालक को अगर वो आइडेंटिफाई कर लेता है तो उसको क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए, परामर्श देना चाहिए या घर भेज देना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए, दंड देना तो एक नेगेटिव में चला जाता है, नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव है। ठीक है। उपेक्षा करनी चाहिए, नहीं बेटा, उसकी भाई बुराई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। परामर्श देना चाहिए, टीचर का एक ये काम हो सकता है। घर भेज देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हमने एलिमिनेट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 11 का। परामर्श देना चाहिए अगर टीचर ने किसी बच्चे को समस्यात्मक बालक के रूप में फाइंड आउट किया है तो। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सह पाठ्यक्रम गतिविधियां मुख्यतः किससे संबंधित हैं? ठीक, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियां होती क्या हैं। आप सभी जानते भी होंगे, फिर भी देख लीजिए एक बार। सह पाठ्यक्रम जो क्या कहते हैं गतिविधियां हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है खेल। ठीक, फिर आता है नाटक, फिर आता है निबंध प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता,
बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद आता है बेटा शैक्षिक भ्रमण, जो टूर वगैरह नहीं लेकर के जाते हैं स्कूल वाले, वो शैक्षिक भ्रमण। फिर अंताक्षरी, ये बेटा आते हैं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड रहती है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। शैक्षिक संस्थाओं के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के व्यावसायिक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से। देखिए, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का जो मेन मोटिव होता है वो होता है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, तो जिसमें सारी चीजें, खेल में उनका फिजिकल हो गया, नाटक करने के लिए उनका मानसिक और जो डायलॉग डिलीवरी वगैरह होता है, निबंध प्रतियोगिता में उनकी मानसिकता देखी जाएगी, भाई क्या क्या बच्चे सोच सकते हैं, उनकी तार्किक सोचने की क्षमता क्या है। शैक्षिक भ्रमण में नई नई चीजें सीखते हैं। अंताक्षरियों में माइंड जो है वो अच्छे से वर्क करता है, सिंगिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है, इनहेंस होती है। ठीक है, इसलिए सर्वांगीण विकास जो होता है वो छात्रों का सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में होता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? ठीक, अब अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, देखिए क्वेश्चन में नहीं वर्ड आया है, दैट मीन्स कि तीन ऐसे मनोवैज्ञानिक होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे, एक जो है वो रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है कोहलर, स्किनर, बीएस ब्लूम और थॉर्नडाइक। ठीक है, देखिए अधिगम सिद्धांत कोहलर ने भी दिया हुआ है, स्किनर ने भी दिया है और थॉर्नडाइक ने भी दिया है। आप सभी जानते हैं कोहलर ने क्या दिया है बेटा, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है, पढ़ रखा है सभी ने। स्किनर ने क्या दिया है आप जानते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और थॉर्नडाइक ने क्या दिया है बेटा, संबंधवाद सिद्धांत दिया है। दिया है ना, ये सारे हमने पढ़ रखे हैं, संबंधवाद सिद्धांत। क्लियर है? लेकिन ये जो बीएस ब्लूम है, ये क्या कहते हैं बेटा, इन्होंने शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को वर्गीकृत किया है। ठीक है, इन्होंने शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को क्लासिफाई किया है। ठीक है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं इन्होंने जो गोल है, मोटिव है, उसको आइडेंटिफाई किया है, क्लासिफाई किया है। इनका अधिगम सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, शिक्षा में अवरोधन का क्या अर्थ है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। दो वर्ड आते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में। पहला आता है अवरोधन, ठीक, और दूसरा आता है बेटा क्या बोलते हैं उसको, अपव्यय। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या आता है, अपव्यय। देखिए अवरोधन क्या होता है बेटा, अवरोधन में जब हम किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रह जाता है कोई बालक, तो उसे अवरोधन कहते हैं। ठीक है, 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से अधिक एक ही कक्षा में, एक ही कक्षा में रहना। ठीक है, ये होता है बेटा अवरोधन, या बैरियर किसी तरीके का आ गया, या हो सकता है क्लास में फेल हो गया हो। ठीक है, अपव्यय क्या कहता है, अपव्यय बेटा वो होता है जब बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना, पूरी किए बिना विद्यालय छोड़ देता है, विद्यालय छोड़ देता है। बात समझ में आ गई? अवरोधन बेटा क्या होता है, 1 वर्ष से अधिक जब कोई एक बालक एक ही कक्षा में रहता है तो उस प्रक्रिया को अवरोधन कहते हैं। और जब बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना विद्यालय छोड़ देता है तो उसे अपव्यय कहा जाता है। अब हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे इन दोनों वर्ड्स के थ्रू। हमें अवरोधन पूछा गया है, क्या अर्थ होता है? बच्चे का विद्यालय में प्रवेश न लेना, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। बच्चे का विद्यालय न जाना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बच्चे द्वारा विद्यालय छोड़ देना, छोड़ देना मैंने आपको किस में बताया है बेटा, अपव्यय में आएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चे का एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक रुकना अवरोधन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 से कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है?
ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है? पूर्व ज्ञान जो होता है बेटा वो रिलेट होता है प्रस्तावना में। अगर आप किसी टॉपिक को की प्रस्तावना दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको पूर्व ज्ञान अगर नहीं है तो आप उसको उसकी प्रस्तावना नहीं दे पाएंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है? इंट्रोडक्शन बोलते हैं जिसको, तो इंट्रोडक्शन आप अपने पिछले ज्ञान जो आपने अर्जित किया है उसके बिहाफ पे ही तो दे पाएंगे। ठीक है, अगर कोई चैप्टर का नेम पढ़ के आपको पुरानी चीजें याद नहीं आ रही हैं तो फिर तो वो विस्मृति में आ जाएगा। ठीक, पूर्व ज्ञान का परीक्षण जो है बेटा वो प्रस्तावना कौशल में देखने को मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? प्रस्तावना कौशल के घटक मैं बता दूं इसमें। चलिए देखिए, पहला आता है पूर्व ज्ञान से संबंध। पहला ही देखिए वर्ड यही है, पूर्व ज्ञान से संबंध। प्रस्तावना कौशल के घटक हैं बेटा ये। ठीक है, नंबर 2 पर क्या आता है बेटा, आदंत ज्ञान से तुलना। नंबर 2 पे आएगा आदंत ज्ञान से तुलना। ठीक है, थर्ड नंबर पर आएगा प्रेरणा हेतु। प्रेरणा हेतु उपयुक्त उपयुक्त युक्ति। ठीक है, 3 ये हो गए। फिर आती है चौथे नंबर पे प्रश्नों में तारम्यता। प्रश्नों में तारम्यता। ठीक है, और छठे नंबर पर आता है बेटा उद्दीपन प्रभाव। उद्दीपन प्रभाव। ये 5 घटक बेटा प्रस्तावना कौशल में आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है स्तंभ ए तथा स्तंभ बी का मिलान कीजिए। ठीक, स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान करना है। फर्स्ट है एनिमल इंटेलिजेंस, अभी हमने पीछे भी पढ़ी थी। एनिमल इंटेलिजेंस किस राइटर की बुक थी? ठीक है, पुनर्बलन की अनुसूची किसने दी है? सारगर्भिता का नियम और अनुकूलन किसने दिया है? पहले हम एलिमिनेट करते हैं एनिमल इंटेलिजेंस से। एनिमल इंटेलिजेंस बेटा बुक जो है वो थॉर्नडाइक की है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में पढ़ी है। ठीक है, तो ए का थर्ड देखिए एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, डी में दिख रहे हैं ना। और तो सेकंड का क्या हो जाएगा, फोर्थ। सेकंड में क्या है, पुनर्बलन की अनुसूची जो कि स्किनर की है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 जो कि इसमें भी मैच कर रहा है। ठीक है, सारगर्भिता का नियम ऑप्शन सी जो है, सॉरी, सारगर्भिता का जो नियम है वो गेस्टॉल्ट ने दिया है, यानी सी का फर्स्ट ऑप्शन, यानी यही ऑप्शन मैच कर रहा है। 3 मिल गए, बहुत मिल गए। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ठीक है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, और यह कथन जो है विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो है निरंतरता का सिद्धांत। और ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं। देखिए, निरंतरता का सिद्धांत कहता है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक, यही हमारा क्वेश्चन भी था। अंतः संबंध का सिद्धांत कहता है बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। ठीक, एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित होती है। विभिन्न अंगों के एकीकरण की गतियों की सरलता को संभव बनाता है। ठीक, एकीकरण अगर वर्ड यूज हो रहा है दैट मीन्स कि हम एलिमिनेट कर लेंगे कि वो एकीकरण का सिद्धांत होगा। अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है, बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। ये पिछले क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, 2017-18 में क्वेश्चन आ भी चुका है। अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है? बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? ठीक, तो आप सभी जानते हैं 86वें संशोधन में, 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में शिक्षा के अधिकार में क्या हुआ था बेटा, अनुच्छेद 21 में एक अनुच्छेद और ऐड हुआ था। अनुच्छेद 21 में एक और ऐड हुआ था, अनुच्छेद 21A, जिसके अनुसार शिक्षा को मौलिक अधिकार जो है वो बना दिया गया था। ठीक, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि जिसमें 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। ठीक है,
क्या कहता है 21 है कि बालक को 6 से 14 साल तक के बालकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा जो है वो निशुल्क और अनिवार्य रूप से करानी होगी। ठीक है, इसलिए कौन सा संशोधन था बेटा? ये 86वां संशोधन था। क्वेश्चन नंबर 18 हमने कर लिया है। 19 की तरफ बढ़ेंगे। प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक। देखिए कुछ करना ही नहीं है, मूल प्रवृत्ति मैकडूगल। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कब दिया था बेटा इन्होंने? 1908 में दिया था। ठीक है, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में जिन्होंने इन्होंने 14 संवेगों की बात करी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कोल एवं ब्रूस ने विकास की किस अवस्था को भावात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ठीक, कोल एवं ब्रूस ने बेटा किस अवस्था को भावात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, बाल्यावस्था को उन्होंने भावात्मक विकास का अनोखा काल कहा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसका है? यह क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है शायद। ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं, ये गिलफोर्ड का है। किसका है बेटा? गिलफोर्ड का है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है। ठीक, किसका है ये? गिलफोर्ड का है। आइए बाकी जो राइटर बचे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने अभी गिलफोर्ड के बारे में बात कर ली कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। ठीक, ये वुडवर्थ की हो गई। स्किनर क्या कहते हैं कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। क्या कहते हैं कि अधिगम जो है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। इसकी है बेटा? स्किनर की हो गई। क्रो एवं क्रो का क्या कथन है कि आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। किसका है ये? क्रो एवं क्रो का है। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि लिस्ट ए को लिस्ट बी से हमें मिलाना है। ठीक है, ब्रूनर और आसुबेल, ग्लेजर और गार्डन। ठीक, ये चार हमारे पास मनोवैज्ञानिकों के नेम दिए हुए हैं और हमें बताना है कि उनके द्वारा दिए गए प्रतिमान कौन कौन से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है। तो मैं बताता हूं, ब्रूनर ने बेटा क्या बताया है? ब्रूनर ने संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रक्रिया बताई है। तो संप्रत्यय कहां पर है? ये रहा। ठीक, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान बताया है। आशुबेल ने बेटा अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान को बताया है। ठीक है, आशुबेल ने किसको बताया है? यानी बी का थर्ड हो जाएगा। ए का फोर्थ, बी का थर्ड। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, और फर्स्ट में फोर्थ ये रहा, बी में थर्ड ये रहा। चलिए अभी हम दो ऑप्शन हमारे पास जिंदा हैं, देखते हैं तीसरा यानी कि जो ग्लेजर है। ग्लेजर क्या कहता है? ग्लेजर ने बेटा बुनियादी शिक्षा प्रतिमान दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट, बी यानी सी का फर्स्ट, जो कि इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। ओके, गॉट इट। और गार्डन की बात करें तो गार्डन ने क्या दिया है बेटा? साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान दिया हुआ है। ठीक, याद करना है इसको। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? समस्या समाधान का प्रथम चरण, समस्या समाधान को जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम समस्या की पहचान करते हैं, है ना? समस्या की पहचान करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे। उसके बाद परिकल्पना का निर्माण करेंगे, हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है ना, परिकल्पना का निर्माण करेंगे। तीसरे नंबर पे क्या करेंगे? तथ्यों का संकलन। ठीक है, डाटास को कलेक्ट करेंगे, तथ्यों का संकलन संकलन करेंगे, फिर उसका विश्लेषण भी करेंगे, एनालाइज करेंगे उसको। ठीक है, फिर परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थितियों में प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखना था? परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट परिस्थितियों में परीक्षण करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास समस्या समाधान के चरण हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, चार चरण होते हैं जिसमें पहला आता है समस्या की पहचान करना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बच्चों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावी कब होता है?
जब केवल पढ़ने लिखने और गणितीय कौशल पर बल दिया जाता है, जब संज्ञानात्मक भावात्मक मनोचालक पक्षों का विकास होता है, ठीक है, जब शिक्षण व्यवस्था निरंकुश हो, जब शिक्षक ही सक्रिय रहे और बच्चे निष्क्रिय रहें। ये भी बेटा गलत है, मतलब निगेटिव है, इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर दे रहे हैं। जब शिक्षण व्यवस्था निरंकुश हो, ये भी एलिमिनेट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये भी एक निगेटिव ऑप्शन है। जब केवल केवल वर्ड लग गया, मतलब कि ये भी निगेटिव है। ठीक है, अब इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या कि जब संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास हो। ये एकदम पॉजिटिव सेंटेंस है और यही राइट आंसर भी है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है स्मृति स्तर एवं बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान में कौन सा चरण प्रमुख है। देखिए यहाँ पर दो स्तर की बात कर रहा है, स्मृति स्तर और बोध स्तर। इसको अच्छे से पहले समझ लेते हैं। देखिए स्मृति स्तर में बेटा पहला प्रस्तावना होता है, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा स्पष्टीकरण एवं तुलना, चौथा सामान्यीकरण और पांचवा प्रयोग। ठीक है, ये बेटा किसने दिया हुआ है, हर्बर्ट ने स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान की संरचना 5 प्रमुख पदों में की है। ये क्वेश्चन अभी देखिए पीछे भी आया हुआ था। ठीक है, 5 पदों में इन्होंने करी है। अब बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता हेनरी सी मॉरिसन, ठीक है, इन्होंने शिक्षण के निम्न सोपान बताए हैं प्रतिमान के। पहला है अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था एवं वर्णन तथा अभिव्यक्तिकरण। ठीक है, अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं कि इन दोनों स्तर शिक्षण प्रतिमान में कौन सा चरण प्रमुख है। अब प्रमुख का मतलब दोनों में कॉमन होगा, तो प्रस्तुतिकरण देखिए इसमें भी है और इसमें भी है ना, तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए प्रस्तुतिकरण है कहीं पर, हाँ प्रस्तुतिकरण ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए बेटा पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए नाम और उपनाम दोनों याद होना चाहिए ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, पुनर्बलन का सिद्धांत हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। ठीक है, समझ में आ गया, किसने दिया है बेटा, स्किनर ने दिया है, क्योंकि स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को और पुनर्बलन को क्या कहा है, सर्वाधिक और प्रभावशाली भूमिका दी है। ठीक है, पुनर्बलन को सर्वाधिक और प्रभावशाली भूमिका दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का भाग नहीं है। ठीक, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बेटा 3 अवस्थाएं आती हैं। पहला आती है क्रियात्मक अवस्था, पहले नंबर पर क्रियात्मक अवस्था, दूसरे में प्रतिबिंबात्मक और तीसरे नंबर पर आती है बेटा संकेतात्मक। ठीक, ये 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में। और पूछ रहे हैं कि कौन भाग नहीं है, यानी कि 3 दिख जाए, चौथा जो नहीं होगा वो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रतिरूपात्मक, रूपात्मक नहीं प्रतिबिंबात्मक होगा ये। ठीक है, ये ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया है, प्रतिबिंबात्मक। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी है, सांकेतिक भी है और क्रियात्मक भी है। ये तीनों ऑप्शन जो होते हैं वो संज्ञानात्मक विकास में आते हैं, और जो नहीं आता है वो अंतः प्रज्ञा का सिद्धांत है। ठीक, अच्छा अंतः प्रज्ञा का सिद्धांत बेटा दिया किसने है, यह दिया है जीन पियाजे ने। यह अवस्था किसने बताई है, जीन पियाजे ने। आप सभी ने पढ़ रखा होगा, सीटेट जिसने जिसने दिया होगा उसको पता होगा जीन पियाजे ने अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, कौन सी अवस्था, उनकी बताई हुई अवस्था में एक अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पढ़ा है सभी ने ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसी का एक उपभाग आता है अंतः प्रज्ञा अवस्था, ये इसका उपभाग है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। ठीक है, अंतः प्रज्ञा अवस्था, और ये कब से कब तक चलती है बेटा, 4 से 7 वर्ष तक चलती है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए सारे ऑप्शंस को हमने डीपली एनालाइज किया है एंड देन आपके लिए हम वीडियो बना करके लाए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है मॉरिसन ने बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान में 5 चरण बताए हैं, सही क्रम बताइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रस्तुतिकरण, अन्वेषण, संगठन, आत्मीकरण और वाचन।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर बेटा हो जाएगा सबसे पहले नंबर पे खोज या अन्वेषण आता है ना, खोज या फिर अन्वेषण। देखिए खोज न दे करके अन्वेषण दिया हुआ है, तो आपको दोनों नाम पता होना चाहिए। ठीक है, खोज या फिर अन्वेषण। तो दूसरा किसी में है, हाँ दो में है, बी और सी में। पहला जो है वो दूसरा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, यानी फर्स्ट दोनों में है। ठीक है, ये आ गया पहले नंबर पर, ये आ गया दूसरे नंबर पर। तीसरे पर आत्मीकरण आता है, यानी चौथा, चौथा दोनों में ही है। देख रहे हैं सिमिलैरिटीज देखिए। नहीं सॉरी, बी और सी है ना। हाँ, तो बी में जो थर्ड ऑप्शन है वो फोर्थ है, यानी कि ये वाला है, इसमें थर्ड दिया हुआ है जो कि गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, और 28 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल आपको सही क्रम पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या आता है बेटा, खोज या फिर अन्वेषण, फिर प्रस्तुतिकरण आ जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर आत्मीकरण आएगा, और उसके बाद आता है संगठन। ठीक, फिर उसके बाद वाचन इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस, प्रतिमान। ठीक है, ये 5 स्टेप होते हैं क्रम वाइज, आपको क्रम वाइज याद रखना है। ठीक है, कोई ट्रिक बना लीजिए, जैसे पहले वर्ड्स को लेकर के, पहले अक्षर को लेकर के कोई ट्रिक बना लीजिए और याद कर लीजिए इसको। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 28। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, खोज या फिर अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन या व्यजन। इसके उपनाम भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसके उपनाम के साथ इसको याद कर लें, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आप एलिमिनेट कर सकें इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 सेज कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ठीक, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, बोध या ज्ञान। आप सभी को मैंने पिछले पेपर में जो 2018 का था उसमें भी बताया था। पहले नंबर पर आता है ज्ञान, बोध, ठीक है, अनुप्रयोग। ठीक, अनुप्रयोग हो गया, फिर आता है विश्लेषण, विश्लेषण के बाद संश्लेषण, और फिर उसके बाद हम करते हैं मूल्यांकन। तो संबंधित नहीं है, जो इसमें से नहीं होगा वही राइट आंसर होगा। अनुप्रयोग है, बोध है, ज्ञान है, और मूल्यांकन है। ठीक, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। ठीक है, इसका राइट आंसर सारे तो मैच कर रहे हैं। चलिए इसको एक बार देख लेंगे, इसको विवादित रखते हैं। ठीक है, इसको हम कमेंट में आपको करके बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो। ठीक है, ऑप्शन सारे ही मैच करने वाले दे दिए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है। अधिगम वक्र के बारे में पहले नहीं पूछा गया है, मतलब तीन होंगे, कोई तीन होंगे और एक नहीं होगा। तो पहले हम देख लेते हैं अधिगम वक्र होते क्या क्या हैं। पहला अधिगम वक्र होता है बेटा सरल रेखीय वक्र। ठीक, जिसमें जो लाइन है, वक्र की लाइन है वो एकदम स्ट्रेट रहती है। ठीक, इसको हम सरल रेखीय वक्र या स्ट्रेट लाइन कर्व भी कहते हैं। फिर आता है उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र यानी घटता निष्पादन वक्र होता है, यानी कि पहले सही चल रहा था एंड देन वो उसमें अधिगम जो है वो कम होने लगता है। नतोदर वक्र यानी कॉनकेव कर्व में क्या होता है बेटा, अधिगम पहले स्लो चलता है एंड देन पीक पर आता है। मिश्रित वक्र जो होता है उसमें क्या होता है बेटा, सही चलेगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो इसमें मिश्रित यानी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये चार तरीके के वक्र जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो होगा बेटा वो अनुदैर्ध्य नहीं है। ठीक है, बाकी अवतल भी है, मिश्रित भी है, उत्तल भी है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 30 का। समझ में आ गया। चलिए ये रहे आज के 30 क्वेश्चंस जो कि 2019 में पूछे गए थे। अब 2020 में पेपर तो हुआ नहीं है, तो हम अगली वीडियो आपके लिए 2021 में आए हुए क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तब तक आप, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।